नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। ये करंट अफेयर्स की आपकी अगली क्लास है। पिछली क्लास में हमने सीएए और उससे रिलेटेड सवालों को देख लिया था। अब इस क्लास में हम उससे आगे बढ़ेंगे और एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जो कि दिसंबर 2019 में चर्चा में आया था। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका संबंध संविधान के संशोधन से है। और जब कोई संविधान में संशोधन होता है और ख़ासकर उन मुद्दों को लेकर के जो SC/ST से रिलेटेड हों, माइनॉरिटी से रिलेटेड हों, तो वो यूपीएससी का जो टेस्ट है उसके हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे संविधान संशोधन की जिसकी संख्या है 126। ठीक है, एक 126वां संविधान संशोधन विधेयक। एक 126वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो ये चर्चा में आया था दिसंबर में और इसलिए इससे सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए, करंट का जो सवाल है यूपीएससी में वो दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो करंट में जो मुद्दे हैं यानी कि जो लगातार चल रहे हैं उनसे डायरेक्ट कोई सवाल पूछ लिया जाए, जैसे कि कोई सम्मेलन हुआ हो उसके बारे में कोई सवाल पूछ लिया जाए, या कोई बड़ा डिजास्टर हो गया हो उससे डायरेक्ट कोई सवाल पूछ लिया जाए, या जो यूपीएससी का अलग जो दूसरा तरीका है करंट से सवाल पूछने का वो ये है कि वो करंट में जो चीज़ें चर्चा में आती हैं उनको उठा करके वो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, उसके कोर सब्जेक्ट में जा करके सवालों पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर सीएए चर्चा में था तो नागरिकता अधिनियम 1955 से वो सवाल पूछ सकते हैं, या वो ये सवाल पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता देने के लिए कौन कौन से प्रावधान इसेंशियली थे, यानी कि संविधान के शुरुआत में थे। तो इसलिए करंट जो है वो दो तरह से महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसलिए नहीं कि करंट के ही सवाल डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, करंट के संदर्भ से सवाल कोर सब्जेक्ट में जाकर के पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, इसका संबंध आरक्षण से है, रिजर्वेशन से है। ठीक है, भारत में रिजर्वेशन जो है एक हमेशा डिबेट का मुद्दा रहा है, आज़ादी से लेकर के वर्तमान समय तक। जब संविधान बन रहा था और इस बात की चर्चा शुरू हुई कि रिजर्वेशन दिया जाए उन समूहों को जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और सदियों से उनका शोषण होता आया है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएं। तो इसीलिए संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उसमें अनुच्छेद 15 और 16 में जहाँ पर समानता और जो है समता की बात की गई, वहाँ पर साथ ही साथ क्लास जोड़ दिया गया, परंतु जोड़ दिया गया कि अगर समाज में पिछड़े हुए वर्ग, चाहे वो जाति के आधार पर हो या लिंग के आधार पर, यानी कि महिला के आधार पर या महिला या पुरुष के आधार पर, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अगर कोई विशेष प्रावधान सरकार करती है तो ये समानता यानी कि अवसर की समानता का जो ये अनुच्छेद है इसका विरोध नहीं माना जाएगा, यानी कि इसका प्रतिरोध नहीं समझा जाएगा। लेकिन उस वक्त के जो सबसे बड़े दलित नेता थे भीमराव अंबेडकर, वो इस बात से सहमत नहीं थे, वो आरक्षण के खिलाफ थे। वो चाह रहे थे कि आरक्षण ना लाया जाए, क्योंकि कांग्रेस में और अंबेडकर में जो है हमेशा से टकराव रहा। कांग्रेस हमेशा ये कोशिश करती रही कि जो दलित हैं उनकी पूरी भावना कांग्रेस के साथ जुड़ जाए, लेकिन चूंकि अंबेडकर ने जो है देश के आज़ादी से जो बड़ा मुद्दा समझा वो ये समझा कि दलितों को उनकी स्थिति से बाहर लाना है,
वो कभी भी किसी बड़े आंदोलन में, किसी बड़े मुद्दे पर आज़ादी की वो कभी भी मुखर होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं आए। वो बस अंग्रेज़ों से एक बात पे लगातार अपनी मांग रखते थे कि किस प्रकार दलित समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और कहीं ना कहीं उनके तर्क जो हैं अगर आप एक रूप से देखें तो सही भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई समाज राजनीतिक आज़ादी तब मांगेगा जब कम से कम समाज में वो जो है अपनी स्थिति बना पाए। तो अंबेडकर के कुछ मायनों में तर्क जो थे वो इस प्रकार थे, ठीक है। तो अंबेडकर नहीं चाह रहे थे कि फिर से जब संविधान बन रहा है सबको बराबर के अधिकार मिले तो किसी एक वर्ग को नीचा दिखाने की कोशिश किया जाए आरक्षण दे करके, ठीक है। अब उसका राजनीतिकरण उल्टा हो गया। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि उसका उल्टा हो गया। अंबेडकर कह रहे थे कि नहीं, जब सबको आप बराबर कर दिए तो काहे का रिजर्वेशन, तो इसलिए वो रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे। लेकिन जो कांग्रेसी नेता थे वो दलित वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए रिजर्वेशन का खेल खेल रहे थे, और आज भी सभी पॉलिटिकल पार्टियां वो खेल खेल रही हैं, ठीक है। ये तो संदर्भ था इसको समझने के लिए कि आरक्षण लागू क्यों हुआ और चल क्यों रहा है। तो बहुत मनाने के बाद में अंबेडकर इस बात के लिए तैयार हो गए कि 10 साल के लिए आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि संविधान लागू होने से और 10 साल बाद तक आरक्षण जो है लागू रहेगा। और इस बीच में सरकारें कोशिश करेंगी कानून बना करके उनको बहुत सारे छूट दे करके, बहुत सारे प्रिविलेज दे करके कि वो जो है मुख्य धारा से जुड़ जाएं और अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर कर लें। अब आप जानते हैं कि भारत में विकास के नाम पर केवल जो है जुमलेबाजी की जाती है। ये आज से नहीं 70 सालों से चला आ रहा है आज़ादी के। तो 10 साल का जो टाइम लाइन था तो कुछ भी नहीं था। आज 70 साल के बाद वही सवाल खड़े हुए हैं कि क्या SC ST को लेकर के, जैसे आप देखते कि अभी भी बहुत सारे ऐसे केस आते रहते हैं कि उनको शोषण का शिकार होना पड़ रहा है, या बहुत सारी जगह पर उसका मिसयूज भी हो रहा है। तो आज भी 70 साल के बाद भी हम ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं कि हम कह सकें कि हमने एक समतामूलक समाज का निर्माण किया है। तो 10 साल तो बहुत छोटा सा टर्म ओवर था। तो शुरुआत में 10 साल के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो आरक्षण कई तरीके से, जैसे गवर्नमेंट नौकरियों में आरक्षण, इसी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए सीटों को आरक्षित करने की बात की गई कि कुछ क्षेत्र हैं जहां पर दलित जो है SC और ST की संख्या ज़्यादा है, उन सीटों को रिजर्व कर दिया जाए केवल इसी कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो उसके लिए संविधान में प्रावधान भी किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए जो प्रावधान संविधान में है, लोकसभा में SC ST के लिए, लोकसभा में SC ST के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 330 में की गई है। आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा के लिए SC ST सीटों के आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद में जो विधानसभाएं हैं राज्यों में, ठीक है, जो राज्यों में विधानसभाएं हैं वो अनुच्छेद 332 के तहत जो है आरक्षण की प्रावधान करती हैं। यानी कि इन अनुच्छेदों के तहत कुछ क्षेत्रों को, कुछ लोकसभा और कुछ विधानसभा क्षेत्रों को रिजर्व कर दिया गया है SC ST कैटेगरी के नेताओं के लिए, ठीक है। तो अब चूंकि 10 साल के लिए जब आरक्षण लागू हुआ, वो चाहे नौकरी, सरकारी नौकरी में हो या जो है और सारी चीज़ों में हो, तो उसके साथ साथ ये 10 साल वाला जो नियम है वो इस पर भी लागू हो। लोकसभा और विधानसभा की जो सीटों को लेकर के था उस पर भी लागू हुआ। तो जब 10 साल बीत गया तब क्या हुआ, इसको बढ़ा दिया गया, संविधान संशोधन करके इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इसमें लगातार संविधान संशोधन होते रहे और 25 जनवरी को, यानी कि इसी वर्ष 25 जनवरी 2020 को ये टाइमलाइन खत्म हो रहा था। 25 जनवरी 2020 को एक टाइमलाइन क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था। तो अब फिर से इसको बढ़ाने का जो है एक व्यवस्था करना था। 25 जनवरी 2020 को जो है ये प्रावधान
खत्म हो रहे थे। ठीक है, इसमें साथ ही साथ जो एंग्लो इंडियन के लिए प्रावधान है 331 और 333 में, वो भी जुड़ा हुआ था। लेकिन जो अभी ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक आया है, इसमें एंग्लो इंडियन को जो रिजर्वेशन मिलता था उसको हटा लिया गया है। ये महत्वपूर्ण सवाल यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि अभी तक क्या था कि जब रिजर्वेशन बढ़ता था तो 10 साल के लिए एज इट इज उसको बढ़ा दिया जाता था। लेकिन जो 126वां संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग थे उनके लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था थी उसको बढ़ाया नहीं गया है। तो 25 जनवरी 2020 के बाद में एंग्लो इंडियन को लोकसभा एवं विधानसभाओं में जो आरक्षण का पद मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा, उसको खत्म कर दिया गया है। तो ये विधेयक जो है पास हुआ, और ये विधेयक पास होने के बाद में 104 नंबर का संविधान संशोधन विधेयक बन गया। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक नहीं, अधिनियम अब इसको कहेंगे, संविधान संशोधन अधिनियम। जब कोई विधेयक जो है सदन से पास होने के बाद में राष्ट्रपति का मोहर लग जाता है तो वो अधिनियम हो जाता है। तो संविधान संशोधन अधिनियम 104 के द्वारा इस प्रावधान को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात थी। इससे सवाल जो मुख्य रूप से बन सकते हैं वो ये हैं, जब स्टेट पीसीएस के आप एग्जाम देंगे तो वहाँ पर फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हो सकता है पूछ लिया जाए। तो विधेयक की संख्या 126, संशोधन का नंबर यानी कि संशोधन अधिनियम कौन सा है, 104 है। एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है, और साथ ही साथ जो लोकसभा और विधानसभाओं में जो पद के आरक्षण थे उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात इसमें थी। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ जो फैक्ट है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिनसे हो सकता है कि स्टेट पीसीएस में सवाल पूछ लिया जाए। वो फैक्ट ये है कि वर्तमान में लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट रिजर्व है। ठीक है, एसटी के लिए लोकसभा की बात कर रहे हैं, हाँ, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व है। ठीक है, तो जो लोकसभा है उसमें एससी के लिए 84 सीट रिजर्व है और एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व है। ठीक है, एससी के लिए सबसे ज़्यादा जो सीट है वो एससी के लिए सबसे ज़्यादा रिजर्व सीट उत्तर प्रदेश से है, यानी कि यूपी से सबसे ज़्यादा रिजर्व सीट एससी के लिए है और उसकी संख्या है 17। ठीक है, 17 सीट उत्तर प्रदेश में एससी समुदाय यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए क्या है, रिजर्व है। एसटी के लिए सबसे ज़्यादा रिजर्व सीट जो है वो एमपी में है। ठीक है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, और उसकी संख्या कितनी है, 6, यानी कि 6 सीट जो है वो सबसे ज़्यादा एमपी में एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्ट, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि अगर इससे कोई सवाल आया इस संशोधन अधिनियम या इस विधेयक से, तो इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम फिर से किसी एक नए मुद्दे पर जो कि जिससे सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है उस पर बात करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।